हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हैं ये इंडियन इकोनॉमीज में रिलेटेड क्वेश्चन लेके आई हूँ। टॉप 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन है। तो ये वीडियो एंड तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। और फ्रेंड्स, अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन पर टिक करें ताकि कोई भी अपडेट हो वो आपको मिल सके। और मेरे चैनल पे आपको एचपीजी के करंट अफेयर, पैडागोजी, टीजीटी, आर्ट्स कमीशन से रिलेटेड वीडियो, प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो इसका आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मीन्स प्राइवेट और जो पब्लिक सेक्टर हैं वो उनकी कोएग्जिस्टेंस है, वो साथ साथ में चलते हैं। निजी लाभों का समर्थन करती है और परंतु साथ ही जो संपूर्ण समाज के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार के अस्तित्व को भी महत्वपूर्ण देती है। निजी होती है हमारी अपनी और सार्वजनिक होती है सबकी। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों जो हैं कोएग्जिस्ट करते हैं, उस वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारी भारत की। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके तीन जो हैं ये सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक, द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर और तृतीय टर्शरी सेक्टर। जो प्राथमिक क्षेत्र हैं उसमें इन्होंने पूछा है क्या आता है। तो सबसे पहले बता दूं, जो प्राथमिक क्षेत्र है या जिसको हम प्राइमरी सेक्टर भी बोल देते हैं, तो इसमें वो क्षेत्र आते हैं जिसके द्वारा हम डायरेक्टली जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका हम सीधा उपयोग करते हैं। जैसे कि कृषि हो गई या फिर मछली पकड़ना, इसमें मछली पकड़ना भी आ सकता है। ठीक है, तो हम जब आप डायरेक्टली अपने नेचुरल रिसोर्सेज की यूज़ करते हो वो आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, तो इसका है कृषि। अब सेकंड में पूछा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है। तो इसमें जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण अन्य रूपों में बदला जाता है, जब हम प्राकृतिक जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि वाटर है उसे हम बिजली बनाते हैं, तो वो एक तरह का हो गया कि हम प्राकृतिक उत्पादों से किसी उसको अन्य रूप में बदल रहे हैं, तो वो आते हैं हमारे द्वितीय क्षेत्र में। जैसे उद्योग हैं, बिजली हो गया या कोई निर्माण कार्य। ठीक है, तो ये हैं प्राथमिक और द्वितीय। अब तीसरा है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जो है ये उसको हम जो तृतीय क्षेत्र है उसको हम पब्लिक सेक्टर भी बोल देते हैं, पब्लिक सेक्टर या फिर सेवा क्षेत्र भी बोल देते हैं इसको। तो इसमें जो है तृतीय क्षेत्र में आता है व्यापार और यातायात। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के टर्शरी सेक्टर में क्या आता है। ये पब्लिक सेक्टर किसे कहते हैं, वो टर्शरी सेक्टर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का उसको हम पब्लिक सेक्टर बोल देते हैं, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। तो ये है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। तो वो होती है मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति को इन्फ्लेशन भी बोल देते हैं, जिसमें कि लगातार कीमतें बढ़ती रहती हैं और जो मुद्रा का मूल्य है वो कम होता है, उसको हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि ना कोई इंपोर्ट होगा ना एक्सपोर्ट होगा, आयात निर्यात जो है बंद होता है, तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं अर्थव्यवस्था बंद है। नेक्स्ट है, सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन हैं? तो जो सर्वोदय प्लान है उसके संस्थापक हैं जयप्रकाश नारायण।
तो इनको हम जो हैं इनको लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, लोकनायक बोला जाता है। और इन्होंने जो है ये सर्वोदय योजना जो है 1950 में दी थी। वो भी गांधी जी से प्रेरित होकर, आपको पता है गांधी जी ने सर्वोदय मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो उससे प्रेरित होकर ही इन्होंने सर्वोदय योजना जो है ये दी थी 1950 में। और सर्वोदय का मतलब होता है प्रोग्रेस ऑफ ऑल, मतलब सबकी प्रोग्रेस होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, या हु इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन। तो जो इंडिया में, जो भारत में जो है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो उदारीकरण थी वो कब स्टार्ट हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी 1991 में, जब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पी.वी. नरसिम्हा राव, और उस टाइम पे जो मनमोहन सिंह थे वो थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। तो जो मनमोहन जी हैं उनको जो है हम उदारीकरण का अग्रदूत का कहते हैं। मेनली उदारीकरण, इससे पहले आपको लिबरलाइजेशन या उदारीकरण का मीनिंग पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसके द्वारा देश के आर्थिक विकास में जो बाधा पहुंचाने वाली, चाहे आर्थिक नीतियां हों, चाहे कोई नियम है, ये प्रशासनिक नियंत्रण है, प्रशासनिक है, उसको नियंत्रण किया जाता है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। मतलब आर्थिक विकास में, भारत के आर्थिक विकास को जो बाधा पहुंचाने वाली नीतियां हैं उन पे जो है कंट्रोल किया जाता है और आर्थिक विकास किया जाता है, वो होता है लिबरलाइजेशन या उदारीकरण। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। और ये कब आया था ये भी पूछ सकते हैं, 1991 में, जब पी.वी. नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह जो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है। अब मैं आपको बता दिया मुद्रास्फीति होती क्या है, कि लगातार जो बढ़ती कीमतें हैं उनको हम मुद्रास्फीति बोलती हैं। तो उसको कैसे हम उसकी गणना कैसे करते हैं कि कितनी कीमत बढ़ गई है, तो वो होता है, उसकी गणना हम करते हैं थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। थोक मूल्य सूचकांक है होल सेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो जब जो कीमतें बढ़ती हैं उसकी गणना हम करते हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स या थोक मूल्य सूचकांक। एक होता है, इसको है WPI बोलते हैं, एक है CPI, ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसके द्वारा जो है क्या करते हैं, जो उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामान और सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाला जो सूचकांक है उसको हम CPI बोल देते हैं। तो यहाँ पे तो मुद्रास्फीति की गणना पूछी है, तो इसका आंसर है थोक मूल्य सूचकांक। अगर आपको पूछा जाए कि उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामान के औसत मूल्य की गणना किस पर आधारित है, तो वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर। मतलब उपभोक्ता से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो वो है CPI पर रिलेटेड है, सूचकांक पूछा जाता है आपसे। तो नेक्स्ट है, भारत की मौद्रिक नीति को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है। मौद्रिक नीति मतलब मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये एक ऐसी क्रिया है जिसकी मदद से जो रिजर्व बैंक है वो पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति के थ्रू रिजर्व बैंक जो है, जो पैसे की आपूर्ति है उसको कंट्रोल करता है। तो यही पूछा हुआ है, मौद्रिक नीति को कौन सी संस्था कंट्रोल करती है, तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक। और इसका मेनली मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जो महंगाई है उस पर अंकुश लगाना या कीमतों में स्थिरता लाना, और मेनली जो है जो आर्थिक विकास है वो मेन फोकस होता है इसका। नेक्स्ट है, भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसे ISO से प्रमाणित किया है। तो आपको पता है जो ISO एक रिमार्क होता है, ISO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन।
और ये उसी को दिया जाता है, ये रिमार्क उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जो अपनी सर्विस में सर्वश्रेष्ठ होती है। तो ये पहला बैंक है कैनरा बैंक, जिसको जो है ISO से प्रमाणित किया है। नेक्स्ट है मंदाडिया एंड तेजडिया शब्दावली किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन है। तो ये है हमारे शेयर बाजार, ये शेयर मार्केट से और रिलेटेड है। आपको पता है शेयर मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें जो है कंपनी के शेयर बेचे या खरीदे जाते हैं। तो ये दोनों टर्म जो हैं इससे रिलेटेड हैं, शेयर बाजार से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र में ग्रेशम नियम का संबंध किससे है? ग्रेशम नियम जो है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ग्रेशम नियम दिया किसने था। तो ये दिया था सर थॉमस ग्रेशम ने, और उन्हीं के नाम पे जो है ये ग्रेशम नियम का नाम दिया गया है। तो ग्रेशम नियम जो है इसका संबंध है मुद्रा के संचालन से। मैं आपको बता दूं इसमें होता क्या है कि इसमें लिखा है कि अगर आप बुरी मुद्रा है मात्रा में कम नहीं है तो वह अच्छी मुद्रा के चलन को बाहर कर देती है। जैसे कि जैसे इंसान का स्वभाव होता है कि सबसे पहले अगर आपके पास मान लो पैसे हैं, तो अगर आपके पास कोई ख़राब नोट है तो सबसे पहले आप कोशिश करते हो कि वो ख़राब नोट आप पहले यूज़ कर लें और जो अच्छे नोट हैं वो अपने पास रखें। तो वही होता है ये ग्रेशम नियम, ये मुद्रा के संचालन से संबंधित है। नेक्स्ट है उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया, या कंज्यूमर सरप्लस थ्योरी किसने दी है, ये दी है अल्फ्रेड मार्शल ने। तो इसमें होता क्या है क्या उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत। तो अगर किसी वस्तु के उपयोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत उस वस्तु के लिए देने को तत्पर है और जो कीमत वास्तव में चुकता है उसका अंतर ही संतुष्टि की बचत का आर्थिक माप होता है। मतलब कि मान लीजिए आप किसी शॉप में जाते हो, ठीक है, तो कई बार होता है दुकानदार उसका मूल्य जो है ज़्यादा लगाता है, बट ये बोला गया है मान लीजिए कि अगर मान लो आप जो है दुकानदार आपको किसी की कीमत 10 रुपये बताता है और उपभोक्ता उसकी जो है कीमत देने को तैयार है 8 रुपये, ठीक है। तो ये बोला गया है कि दुकानदार को जो है वो उस वस्तु को अपने पास रखने से अच्छा है कि वो उसको जो है वो उपभोक्ता को दे दे, और एक तो उसको संतुष्टि मिल जाएगी उपभोक्ता को, और जो उसने एक्चुअल में जो उस सामान की कीमत अदा की है तो उसका जो अंतर है उसको हम उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत कहते हैं। तो ये समझाया मैंने कि अगर 10 रुपये जो है दुकानदार बोल रहा है कीमत, बट उसने वही चीज़ जो है 7 रुपये में खरीदी हुई है और दुकानदार उसको बोल रहा है कि 8 रुपये जो है ले लीजिए और मुझे ये सामान दे दीजिए, तो दुकानदार को अपने पास उस चीज़ को रखने से अच्छा है कि वो उसको दे दें, क्योंकि दोनों को संतुष्टि मिलेगी। एक तो उसने जो वास्तविक जो पैसे दिए हैं वो उसको वापस आ गए, उसको भी संतुष्टि हो गई, और जो उपभोक्ता है उसको भी संतुष्टि होगी कि मैंने 2 रुपये सस्ती ये चीज़ खरीद ली। तो वो है उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत जो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। नेक्स्ट है बिग पुश सिद्धांत दिया है, ये दिया है रॉडन ने, ये भी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड टर्म है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो बैंकों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट है कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है। जो नोट करेंसी होती है तो उसका जो पूरा अधिकार है वो RBI के पास, रिजर्व बैंक के पास है। और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर है कहाँ पे, ये मुंबई में है, ये भी पूछा जा सकता है। और 1 रुपये का नोट जारी करने का कौन जारी करता है, ये फाइनेंस जो हमारा मंत्रालय है, ये वित्त मंत्रालय है, तो वो जारी करता है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है पूछते हैं मैक्सिमम टाइम कि कागजी मुद्रा कौन जारी करता है और 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, या
व्हेन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इंट्रोड्यूस्ड। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये हुई थी 6 अगस्त 1952 को। और राष्ट्रीय विकास परिषद के जो शामिल सदस्य कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं और योजना आयोग के सदस्य भी होते हैं। तो ये सारे के सारे मेंबर जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के होते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि इसका जो है अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का। नेक्स्ट है योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 15 मार्च 1950 को। तो आपको पता है प्लानिंग कमीशन का जो है नीति आयोग में चेंज कर दिया हुआ है ये नहीं, बट इसका गठन पूछ सकते हैं कब हुआ था। ये 15 मार्च 1950 को हुआ था और इसके अध्यक्ष भी जो हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट है भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक नाम है इसका, जो भारत का आयात निर्यात बैंक है। नेक्स्ट है सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है। अगर मुद्रा सस्ती है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जो ब्याज की दर, जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उसका इंटरेस्ट कम लगेगा, मतलब इंटरेस्ट कम होगा। तो ब्याज की जो दर है वो कम होगी, तो उसको हम सस्ती मुद्रा बोलते हैं। नेक्स्ट है करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो ये है नासिक में। करेंसी नोट प्रेस जो है नासिक में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये थे 24 क्वेश्चन। मैंने जो है ये 50 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बट ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है ये नेक्स्ट वीडियो में ये डालूंगी। आगे के जो 26 क्वेश्चन रह गए हैं वो कल सुबह तक वीडियो में डालूंगी, तो आप देखें। और आई होप कि आपको ये इकोनॉमी से रिलेटेड भी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत ढूंढ के क्वेश्चन लेने पड़ते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सब कुछ चूज़ करना पड़ता है तभी एक वीडियो बनती है, क्योंकि ऐसे भी आप कुछ भी उठा के नहीं डाल सकते हो। तो आई होप पसंद आई हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट एंड गुड नाइट फ्रेंड्स।